हाँ जी, नमस्कार और जय भारत आप सभी लोगों को। आज के इस वीडियो में भाइयों हम लोग बात करेंगे सेक्शन 124A इंडियन पीनल कोड के बारे में। जी हाँ, 124A जो सेडिशन लॉ है उसके बारे में बात करेंगे। भाइयों, इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 124A कहता है, whoever by words either spoken or written or by signs or visible representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law shall be punishable with imprisonment for life, to which fine may be added, or with imprisonment which may extend to 3 years, to which fine may be added, or with fine. भाइयों, ये इंडियन पीनल कोड 1860 का कानून है, अंग्रेजों का बनाया हुआ। बताना चाहता हूं 124A का मतलब है कि ये 1860 में जब कानून बना तो ये सेडिशन का कानून उस कानून में नहीं था। लेकिन हुआ ऐसा कि 1870 आते आते वहाबी मूवमेंट, एक अपराइजिंग हुई वहाबी मूवमेंट में अगेंस्ट द ब्रिटिश सरकार, जिसके लिए जो ब्रिटिश सरकार है वो 1870 में इस कानून को लेके आई और तब 124A डाला गया, सेडिशियस कानून। जी, उसके बाद भाइयों प्री इंडिपेंडेंस में बताना चाहता हूं 2 लैंडमार्क केसेस। एक तो बाल गंगाधर तिलक साहब को 1993 में सेडिशियस कानून में उनको कन्विक्ट किया गया, और जब अंग्रेजी जज ने पूछा उनसे कि आपको अपने डिफेंस में क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि देखिए, आप मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि मैं अंग्रेजी हुकूमत के साथ लॉयल हूं। मैं भारतीय आदमी हूं, अंग्रेजी हुकूमत को गैर कानूनी और इलीगल मानता हूं, तो ऑब्वियस है आई विल बी डिसलॉयल टू योर गवर्नमेंट। और उसमें अगर आप मुझे इस कानून में कन्विक्ट करना चाहते हैं तो बेशक करिए, मैं डिसलॉयल हूं इस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। आगे बढ़ते हैं। 1913 में महात्मा गांधी जी पे इस कानून ये सेडिशियस कानून लगाया गया, उनको कन्विक्ट किया गया। महात्मा गांधी साहब से जब अंग्रेज जज ने पूछा कि आपको अपने डिफेंस में क्या कहना है, तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि देखिए, ये अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी सरकार भारत में इलीगल है, गैर कानूनन है। तो मैं अपने डिफेंस में यही कहना चाहता हूं कि मैं इस कानून में गिल्टी हूं, मैं डिसलॉयल हूं अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। हाँ, मैं अंग्रेजी सरकार का विरोध करता हूं और करते रहूंगा, और हर भारतीय की सिर्फ राइट नहीं है बल्कि ड्यूटी है इस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विरोध करने की, क्योंकि यह अंग्रेजी हुकूमत भारत में इलीगल है, गैर कानूनन है। एंड आई एम गिल्टी, ये गांधी जी ने कहा था, उनको कन्विक्शन हुई। 1947 में भाइयों, जैसे आप लोग जानते हैं, हम लोगों को आजादी मिली। आजादी के बाद 1950 में जब आर्टिकल 19 की बात हो रही थी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हो रही थी 1901 की, और 1902 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करने की बात हो रही थी, तो उस समय के जो हमारे होम मिनिस्टर साहब थे, वल्लभ भाई पटेल साहब, सरदार पटेल ने कहा क्या 19-2 में, आर्टिकल 19-2 में हम लोग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में ये सेडिशन का भी बात रखें, कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में सेडिशियस कानून की भी बात रखें। तो इस पे काफी चर्चा हुई पार्लियामेंट में, और यही कहा गया कि देखिए, ये कानून तो अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ कानून है, इसको हम लोगों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डालना चाहिए। आर्टिकल 19(1) को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमें 19(2) में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में सेडिशन कानून को नहीं डालना चाहिए। इस प्रकार की चर्चा हुई थी 1950 में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको 4 लैंडमार्क केसेस की ओर ले चलता हूं, जिन्होंने ले डाउन किया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया है कि क्या है सेडिशियस कानून, क्या नहीं है। देखिए, वापस आपको इससे पहले बताना चाहता हूं, अगर आप कानून पर से पढ़ें, हाँ, तो आप पाएंगे whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation, हाँ, or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt against the government established by law shall be punishable। तो ये तो बड़ा स्ट्रेट जैकेट सा कानून है। लग रहा है कि जो भी हेट्रेड गवर्नमेंट के खिलाफ फैलाता है या डिसअफेक्शन फैलाता है गवर्नमेंट के खिलाफ, वो इस कानून में गिल्टी है। लेकिन ऐसा नहीं है।
1962 में केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार, बताना चाहता हूं, 1950 के बाद पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में मैटर आया कि क्या ये सेडिशन कानून जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने होल्ड किया कि ये सेडिशन का कानून गैर कानूनी है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। मैटर इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी इसी प्रकार का उठा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी होल्ड किया कि सेडिशन कानून जो है वो गैर संवैधानिक है। फिर मैटर ये केदारनाथ सिंह का वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का 1962 में जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में भी यही आया, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात आई, और सुप्रीम कोर्ट ने 124A को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड तो कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली लिखा कि देखिए ऐसा है कि सिर्फ वर्ड्स अलोन कॉजिंग और intending to cause disaffection or disloyalty or hatred against the government are not enough। और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ले आउट किया इस केस में 1962 के केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा वर्ड्स फॉलोड बाय एक्शन टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट बाय यूज ऑफ फोर्स। आई रिपीट, वर्ड्स फॉलोड बाय एक्शन टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट बाय यूज ऑफ फोर्स वो कॉन्स्टिट्यूट करता है सेडिशन। एनीथिंग शॉर्ट ऑफ दैट इज नॉट सेडिशन। कहने का मतलब सिर्फ आपके वर्ड्स जिससे आप हेट्रेड फैलाए गवर्नमेंट के खिलाफ, डिसअफेक्शन फैलाए गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की कोशिश करें सिर्फ अपने वर्ड से, आर नॉट इनफ। वर्ड्स फॉलोड बाय एक्शन एंड यूज ऑफ फोर्स टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट अमाउंट्स टू सेडिशन। ये भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आगे लेके चलता हूं, मैटर आता है नेक्स्ट लैंडमार्क केस सेडिशन लॉ को लेकर के। बलवंत सिंह का केस है 1995 का, बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये केस है, इसका बैकग्राउंड अगर देखें तो 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की असैसिनेशन हुई, उसके बाद सिख राइट्स हुए दिल्ली में, उसके बाद फिर खालिस्तान मूवमेंट हुई, और 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत सिंह के केस में भी इसी बात को रिटरेट किया कि देखिए ये सेक्शन 124A संवैधानिक तो है, लेकिन वर्ड्स अलोन, बलवंत सिंह वाले केस में बात हुई थी आजाद खालिस्तान चाहिए, वी वांट फ्रीडम फ्रॉम इंडिया, आजाद खालिस्तान चाहिए, ये बात हुई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में पूछा कि क्या बलवंत सिंह का ये कहना कि आजाद हमें खालिस्तान चाहिए, वी वांट फ्रीडम फ्रॉम इंडिया, क्या उसके बाद उसके मेयर वर्ड्स के बाद क्या किसी प्रकार का एक्शन हुआ है? क्या आपने यूज ऑफ फोर्स की है? क्या एक वायलेंस को आपने इंसाइट किया और वायलेंस हुआ है? क्या एक आर्म्ड स्ट्रगल हुआ है? क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्म्स हुए हैं? क्या बलवंत सिंह ने ये कहा कि वी वांट फ्रीडम फ्रॉम इंडिया, वी वांट फ्री खालिस्तान, उसके बाद क्या बलवंत सिंह ने एक प्लान ले आउट किया, उस प्लान के तहत उसने आर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट किया? तो जवाब मिला नहीं। क्या बलवंत सिंह के ये कहने के बाद क्या एक आर्म्ड स्ट्रगल हुआ जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल था बलवंत सिंह के ये कहने पे कि आजाद हमें खालिस्तान चाहिए? तो आंसर था ना। फिर क्या बलवंत सिंह ने आर्म्स डिस्ट्रीब्यूट किए और बलवंत सिंह ने किसी वायलेंट एक्ट में इंडल्ज किया, या उसके कहने पर लोगों ने वायलेंट एक्ट पे इंडल्ज किया और वो लोगों का वायलेंट एक्ट और बलवंत सिंह का ये कहना, ये स्पीच, दोनों में डायरेक्ट कोरिलेशन थी? ऐसा क्या हुआ? जवाब था नहीं। बलवंत सिंह की कन्विक्शन को ओवरटर्न कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने फ्री कर दिया गया। ये था 1995 का केस, लैंडमार्क केस। आगे बढ़ते हैं, अगला केस लैंडमार्क केस है 2000 का, आजाद कश्मीर का केस। आजाद कश्मीर का केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जिसमें आजाद कश्मीर केस में एक जने थे जिन्होंने कहा आजादी चाहिए कश्मीर के लिए, वी वांट फ्री कश्मीर, वी वांट आजाद कश्मीर के नारे लगाए। कन्विक्शन इन पे सेडिशन लॉ स्लैप किया गया। सुप्रीम कोर्ट में मामला पूछा और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने फिर पूछा व्हाट डिड ही डू आफ्टर सेइंग वी वांट फ्री कश्मीर, वी वांट आजाद कश्मीर, व्हाट डिड ही डू? डिड ही डिस्ट्रीब्यूट आर्म्स? आंसर वाज नो। Did his speech of आजाद कश्मीर directly lead to an armed struggle? एंड दोनों में कोरिलेशन था कि इन्होंने यहां कहा वी वांट आजाद कश्मीर
अगले दिन जो है वायलेंस हुआ और वो वायलेंस इनके स्पीच से डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल था। आंसर वाज नो। क्या इन्होंने आर्म्स डिस्ट्रीब्यूट किए आजाद कश्मीर के लिए? आंसर वाज नो। क्या इन्होंने आर्म्स पिकअप किए, किसी पे आर्म्स यूज किए? आंसर वाज नो। आजाद कश्मीरी केस में भी कन्विक्शन ओवरटर्न हुई। सो द person who was earlier convicted, who was charged under sedition law, was set free. और फाइनली कंटेम्प्रेरी इंडिया का जो चौथा लैंडमार्क केस है वो है श्रेया सिंघल का। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। श्रेया सिंघल एक लॉ स्टूडेंट है। ये आफ्टर मैथ है, ये उसने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली सुप्रीम कोर्ट में आफ्टर मैथ ऑफ, इन दी आफ्टर मैथ ऑफ। दो बच्चियां थी, आपको याद होगा, जिन्होंने कोई पोस्ट डाला था फेसबुक पे जब स्वर्गीय बाल ठाकरे साहब का निधन हुआ। उन्होंने कोई आपत्तिजनक पोस्ट डाला था फेसबुक पे जिसपे उनपे सेडिशन लॉ लगाया गया था। तो ऐसे में इन दी आफ्टरमैथ ऑफ दिस श्रेया सिंघल ने गई सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने पीआईएल डाली श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरी पोजीशन केदारनाथ सिंह की, बलवंत सिंह की, आजाद कश्मीरी केस की रिटरेट की। और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि देखिए, words alone do not amount to sedition. Words followed by action, ठीक है, causing violence where the violence is directly attributable to those words, that speech, and overthrowing of government by use of force, violent means, amounts to sedition. Anything short of that does not amount to sedition. कहने का मतलब, अगर आप कहें मुझे चाहिए आजाद कश्मीर, ये सेडिशन नहीं है। मुझे चाहिए आजादी भारत से, ये सेडिशन नहीं है। मुझे चाहिए आजाद खालिस्तान, ये सेडिशन नहीं है। मुझे चाहिए आजाद मणिपुर, आजाद मेघालय, आजाद अरुणाचल प्रदेश, आजाद नॉर्थ ईस्ट, ये सब सेडिशन नहीं है। लेकिन ये कहने के बाद अगर मैं आर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करूं या वायलेंस इंसाइट करूं और वायलेंस होए, और वो वायलेंस जो होए और मेरी स्पीच का डायरेक्ट लिंक हो जो एस्टैब्लिश कर सके पुलिस और प्रोसिक्यूशन, या मैं कहूं गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना है बाय यूज ऑफ फोर्स, उसके लिए मैं वायलेंट मींस अडॉप्ट करूं, मैं आर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट करूं, ये सब होता है सेडिशन। अदरवाइज एनीथिंग शॉर्ट ऑफ दिस इज नॉट सेडिशन। To say I want to overthrow government of India, I want to defeat the Prime Minister Modi, I want a new government is not sedition. Criticizing the government, insulting the government, criticizing the Prime Minister, insulting the Prime Minister or Chief Minister is also not sedition. It may amount to defamation, not sedition at all. ठीक है। इसी पे कंटेम्प्रेरी और एग्जाम्पल देना चाहता हूं, किशोर चंद का, मणिपुर का एक जर्नलिस्ट है, उसने मणिपुर के चीफ मिनिस्टर साहब को FO कह दिया जी, सेडिशन का चार्ज स्लैप कर दिया गया। उस केस में भी मैं आपको बता दूं, अब FO कहना मैं नहीं रिकमेंड कर रहा हूं कि आप लोग इस किस्म की भाषा यूज करें, लेकिन ये सेडिशन नहीं है। डिफेमेशन का केस डाल सकते हैं चीफ मिनिस्टर साहब, जैसे कोई भी और ऑर्डिनरी सिटीजन डाल सकता है। इसमें सेडिशन नहीं है, क्योंकि सेडिशन में वर्ड्स followed by action, use of arms, distribution of arms, violent struggle, direct correlation between the violence and your speech, and finally wanting to overthrow the government by use of force is sedition. Anything short is not sedition. ठीक है। तो ये भाइयों था 124A का कानून। जैसे मैंने बताया, कानून को अगर पढ़ें 124 से इंडियन पीनल कोड में, तो बड़ा स्ट्रेट जैकेट है। लगता है कि जो भी हेट्रेड गवर्नमेंट के खिलाफ इंसाइट कर रहा है, डिसअफेक्शन, डिसलॉयल्टी फैला रहा है, वो इस कानून में बुक किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में केदारनाथ सिंह, 1995 में बलवंत सिंह, 2000 में आजाद कश्मीर केस, और 2015 में लेटेस्ट श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में चारों टाइम सुप्रीम कोर्ट ने रिटरेट की है 124A की क्या करेक्ट पोजीशन है। वर्ड्स फॉलोड बाय एक्शन एंड देन आर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन, वायलेंट स्ट्रगल, directly attributable to your speech, your seditious speech, and finally wanting to overthrow government by arms, by use of arms, by armed struggle is sedition. Anything short is not sedition. तो ये था भाइयों कानून। आशा करता हूं अब आप लोगों को एब्सोल्यूट क्रिस्टल क्लैरिटी है सेक्शन 124A सेडिशन कानून पे। इसके अलावा ये बताना चाहता हूं कि अब सवाल ये आता है कि भाई इस कानून का क्या कन्विक्शन रेट है।
हाँ वगैरह। तो मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों कि भारत में जब जब सेडिशन का कानून किसी पे स्लैप किया गया है, हाँ, भारत में एक सेडिशन कानून का कन्विक्शन रेट 1.5% है। हर 100 लोगों पे जो लगाया जाता है उनमें से 1.5 लोगों की कन्विक्शन होती है। हाँ, तो इससे पता चलता है कि इस कानून का मिसयूज तो बहुत होता है, लेकिन फाइनली जब कोर्ट्स इंटरप्रेट करने आते हैं इस कानून का के दायरे में कि क्या सेडिशस एक्टिविटी थी कि नहीं, तो पाया जाता है कि सेडिशन नहीं है और कन्विक्शन वगैरह नहीं होती है, पीपल आर सेट फ्री। लेकिन द फैक्ट दैट इतने लोग इसमें चार्ज किए जाते हैं, इससे पता चलता है कि भारतीय सरकारें और राज्य सरकारें लगातार इस कानून का मिसयूज करती हैं। तो अब अगला सवाल आपका नेचुरली ये आना चाहिए कि अगर आपके खिलाफ कल ये कानून का मिसयूज हो और आप पे इस किस्म का चार्ज लगाया जाए, हाँ, तो आपको क्या करना चाहिए। तो मेरा इसमें जवाब ये है कि देखिए, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो ये जब कानून लगाया गया तो ऑब्वियसली यू आर इन ट्रबल। नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं होता है कि आपको बेल नहीं मिलेगी। नॉन बेलेबल का मतलब बस ये होता है कि बेल ऑटोमेटिक नहीं है। देखिए, हमारे कानून में बेल इज द रूल, द एक्सेप्शन इज जेल, ठीक है। लेकिन जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है उसमें बेल रूल नहीं होती, द एक्सेप्शन इज बेल। तो ऐसे में बेल हायर कोर्ट से आपको मिलती है। तो जब 124A का आप पे लगाया जाए तो मेरा आपको सुझाव है कि एट दी फर्स्ट इंस्टेंस जैसे ही आपको मौका मिले, आप शुरू में तो मैटर आपका जाएगा मैजिस्ट्रेट साहब के पास वगैरह, लेकिन आपको जैसे ही मौका मिले एक अच्छे वकील साहब को एंगेज करें और अपने स्टेट के हाई कोर्ट में अपना 124A का ये जो आप पे चार्ज स्लैप किया गया उसको चैलेंज करें और हाई कोर्ट से बेल के लिए अप्लाई करें। हाँ, दैट इज योर बेस्ट चांस। फॉलोड बाय, अगर हाई कोर्ट में आपको नहीं बेल मिलती है तो मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। ये आपको करना चाहिए, हर बार एक अच्छे काबिल वकील को खड़ा करना चाहिए और हाई कोर्ट में बेल के लिए अर्जी लगानी चाहिए, फॉलोड बाय सुप्रीम कोर्ट इफ द नीड बी। यही आपकी बेस्ट चांस है। जैसे मैंने कहा, 100 केसेस में 1.5 केसेस में कन्विक्शन होती है, बाकी 98.5 पीपल आर फाउंड टू बी इनोसेंट अंडर 124A एंड दे आर सेट फ्री। लेकिन जो वो जेल वेल प्रताड़ना झेल लेते हैं शुरू में, हाँ, एज एन अंडर ट्रायल, उससे बचने के लिए शुरू में, ताकि पूरा आइडिया ये है कि जल्दी आपको निकाला जाए, आप लोग हाई कोर्ट तुरंत मूव किया करिए ऑफ योर स्टेट, और वहां भी अगर गलती से हार गए घबराइए नहीं, तुरंत सुप्रीम कोर्ट मूव किया करिए फॉर बेल। हाँ, बेल पे अपना ध्यान दीजिए, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अपने को निकालिए, उसके बाद केस चलने दीजिए। जैसे मैंने कहा, अगर इन पैरामीटर्स में आपका केस नहीं आता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई कन्विक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा आपके कोई भी और सवाल हो भाइयों तो मेरे से कमेंट्स में जरूर पूछ लीजिएगा। ये अनुपम त्रिपाठी लीगल यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है, एक मेरा नया यूट्यूब चैनल है जिसपे मैं लीगल टॉपिक्स पे, कानून पे, मेरा जो 16 साल का वकालत का एक्सपीरियंस है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, टैक्सेशन में, डिवोर्स एंड फैमिली प्रैक्टिस में, कंज्यूमर लॉ, सिविल लॉ, सर्विस लॉ वगैरह में, हाँ, एंड एनिमल राइट्स लॉ वगैरह में, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, हाँ, ये सब मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करते रहूंगा, आपको कानून की एक्यूरेट जानकारी देते रहूंगा। देखिए, मैंने YouTube पे पाया है कि बहुत वीडियोस बनती है, 124A पे भी बहुत वीडियोस। अब कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है, कोई यूट्यूबर है जो वीडियोस बना रहे हैं, अच्छी बात है, ये लोग थियरेटिकली तो सही वीडियो बना रहे हैं, पढ़ के रिसर्च करके, लेकिन जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कानून का, लीगल साइड का, वो इन लोगों पे नहीं है, इन लोगों को कोई एक्सपीरियंस नहीं है उसका। तो वो वीडियोस अच्छी हैं, वो भी देखिए, लेकिन जो प्रैक्टिकल साइड है कानून का कि कोर्ट में क्या होता है, कन्विक्शन क्या होती है, कैसे जेल से बचा जा सकता है, क्या है कानून, क्या नहीं है कानून, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वो सब एक्यूरेट जानकारी आपको इसी चैनल अनुपम त्रिपाठी लीगल यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। ये आपको वीडियो पसंद आया हो, वैसी ही मेरी वीडियोस आप बराबर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। लाल रंग का बटन होगा, उसको ग्रे दबा के ग्रे कर देंगे, एक बेल आइकन होगी, उसको भी आप क्लिक कर लेंगे। और साथ ही साथ, क्योंकि अभी ये चैनल नया है, तो बराबर जब यूट्यूब पे आए तो सर्च में अनुपम त्रिपाठी लीगल डालें, मेरा चैनल खुल जाएगा, फिर उस चैनल पे जाके क्लिक करें। ऐसा अगर आप 1 बार 2 बार 3 बार करते हैं तो मेरे चैनल की वीडियोस जो मैं डालूंगा नहीं, वो बराबर जब आप यूट्यूब पे आएंगे तो आपको सजेस्टेड वीडियोस में दिखने लगेगी। तो ये आप करना शुरू कर दें। इसी के साथ मैं नहीं चाहता ये वीडियो च्युइंगम की तरह बहुत लंबी हो जाए, मैं लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद और जय भारत।
Anupam Tripathi was first recommended to me by an acquaintance. When I visited him the first time, I was impressed by how soon he grasped the complexities of the case, and I knew that I was in right hands. Hi Anupam, I just want to thank you for sticking by me over the past 4 years. I know my case was not the most attractive case to handle, but you have done so with grace and total professionalism. Yeah, I would definitely like to recommend Anupam as a very good lawyer. He handled a consumer matter for me some time ago. नमस्कार, मेरा नाम ईशान बहादुर है। मैं और मेरी फैमिली गाजियाबाद में रहते हैं। सर अनुपम त्रिपाठी जी को हम सिंस 2015 से जानते हैं, क्योंकि हमारे फादर एक सिचुएशन में फंस गए थे और सर ने हमारी बहुत हेल्प करी थी। Anupam Tripathi ji at the practice is one of the leading lawyers in the country. Thank you for being there when I needed a friend. You are the best. He has been handling a matrimonial case for me for the past few years now. It has not been an easy path, but Mr. Tripathi has provided me with excellent guidance. He takes time out, answers all your questions, no matter how trivial they may be. He explains all the available options, which I think is very important to a layman like me without sufficient legal knowledge. Also, given his vast experience, he has this ability to understand and predict the opponent's course of action, which is very important when you are engaged in a legal tussle. I know my case was not the most attractive case to handle, but you have done so with grace and total professionalism. You have no idea how your strength kept me going through the toughest moment. I appreciate all your hard work. Thank you for everything. The practice under the able guidance of Mr. Tripathi is a highly result-oriented firm. They have provided me with the best legal advice till date. And I would highly recommend Mr. Anupam Tripathi to anybody out there looking for the best legal advice for your matrimonial cases. He is simply one of the best out there. जज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड मार्कंडे काटजू साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान यहां पर स्टूडियो में हैं, विश्वजीत भट्टाचार्य जी जो कि फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, और अनुपम त्रिपाठी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अनुपम त्रिपाठी जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, साथ ही We have Anupam Tripathi, who's a lawyer and a consultant and an advocate with the Supreme Court.